हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है कि बचाना, सेव करना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल को जो है किस तरीके से सेव कर किया जा सकता है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्लास 7 में जो है पहेली है भूजो जो है एक विजिट वो गए थे। कहाँ पर गए थे? फॉरेस्ट गए। We saw in class 7 that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. वो अपने प्रोफेसर अहमद और तीबू के साथ जंगल में गए थे। वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। वो बड़े एक्साइटेड थे, बड़े एगर थे अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए। और जो दूसरे बच्चे थे वो भी बड़े एक्साइटेड थे अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, जो कि वो कहाँ गए थे? भरतपुर सेंचुरी गए थे। और कुछ और जो थे हेड हर्ड, उन्होंने इसके बारे में सुना था, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में उन्होंने सुना था। तो वो सब क्या करना चाहते थे? एक दूसरे से बात करना चाहते थे, अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते थे। तो सब भी बच्चे जो बहुत एक्साइटेड थे। अब यहाँ पे जो पहेली है उसके मन में एक क्वेश्चन है। कोई जानना चाहती है कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्यों बनाए गए हैं? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके क्या कारण हैं? अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब बहुत ज़्यादा वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो अर्थ पे रहते हैं। एक ही वैरायटी को तो नहीं है, बहुत सारी वैरायटी है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइव ऑफ मैनकाइंड एंड टुडे मेजर थ्रेड ऑफ सर्वाइव ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। ये जो हमारे लिए अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल जो अर्थ पे रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, मैनकाइंड के लिए बहुत ज़रूरी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? एक मेजर जो है थ्रेड बन चुका है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन, हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है। जंगलों को साफ करना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। और उनकी लैंड्स को जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करने से, कल्टिवेशन के लिए, हाउसेज और फैक्ट्रीज़ के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और लकड़ी जो फ्यूल के लिए यूज़ होती है उसके लिए। अब यहाँ पे कुछ नेचुरल जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण बताए गए हैं। अगर जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, तब भी जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। या फिर अगर सूखा पड़ जाएगा तब भी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन ये नेचुरल है, ये मैनकाइंड नहीं है। उसके बाद देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इसके क्या परिणाम होंगे? अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे? पहेली एंड भूजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और भूजो को जो है वो याद आता है कि क्या परिणाम होंगे अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूशन लेवल और अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो पॉल्यूशन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे तो पेड़ बहुत कम हो जाएंगे। तो जो सांस हम जो हम सांस को छोड़ते हैं, जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उनको कौन लेगा? तो अर्थ के ऊपर रहेगी, और अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगी? वो और भी ज़्यादा हीट हो जाएगी, और जो पॉल्यूशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ग्राउंड वाटर है ना, वो भी उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ होंगे तो वो जो पेड़ जो किस में लगे होते हैं? मिट्टी में लगे होते हैं, नीचे रूट्स होती है। तो जो बारिश आती है ना, तो वो क्या करते हैं? पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर, और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो पानी को अंदर की तरफ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे आ जाएगा। दे नाउ डेट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। इससे क्या होगा? पूरे नेचर का जो बैलेंस है ना, डिफॉरेस्टेशन से सब डिस्टर्ब हो जाएगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद। अब वो प्रोफेसर अहमद से बोलते हैं अगर इसी तरीके से कॉन्टीन्यूस जो पेड़ कटते रहे तो उससे क्या होगा? जो रेनफॉल है, बारिश है, और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जो फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। बारिश आने भी कम हो जाएगी, और मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। मोरेवर देयर विल बी द इंक्रीज चेंज ऑफ नेचुरल कैलामाइट्स सच एज फ्लड एंड ड्रग। उससे क्या हो जाएगा? जो नेचुरल कैलामाइट्स आते हैं जैसे फ्लड और ड्रग, ये भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो कैसे हम ये कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से बारिश आनी कम हो जाएगी? एक बार तो हम ये बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया तो रेनफॉल कम हो जाएगा, साथ में हम ये भी बोलते हैं कि उससे जो है बाढ़ आ जाएगी। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिकॉल दैट द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used by resulting in its increased अमाउंट इन द टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर पेड़ कम हो जाएंगे
तो जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होगा, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन, इसका क्या मतलब है, डेट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज। इसका मतलब अब पेड़ कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज़ होगा, है ना। पेड़ ज़्यादा होंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो है एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो अर्थ के ऊपर जो हीट होती है ना उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, और रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ और इंक्रीज द टेम्परेचर। इससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश है वो कम होगी, और बारिश कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा। समझ में आ गई कि कैसे जो बारिश कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स अ चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है ना सॉइल के अंदर, जो होती है सॉइल की प्रॉपर्टी, वो भी जो है उसमें भी चेंज आ जाता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड, जैसे प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। कम ट्री होने की वजह से क्या होगा कि सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी में कटाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो देखो, जब पेड़ उगाए जाते हैं, जब पेड़ लगाए जाते हैं और अच्छी बारिश होती है, तो जो क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। जब पेड़ नहीं लगाए, पेड़ कम होंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, मिट्टी सूखी सूखी होगी, उसके ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, मिट्टी में कटाव आ जाएंगे, है ना। वो एक बाउंडेशन जो होती है ना वो चीज़ नहीं रहेगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, उससे ऊपर की जो लेयर है वो हट जाएगी, और जो नीचे से हार्ड एंड रोकी लेयर्स जो है वो निकल आएगी। अब जो हार्ड और रोकी लेयर्स होती है ना उसमें ह्यूमस कम होता है, जिसकी वजह से फर्टाइल नहीं होती वो मिट्टी। जब फर्टाइल नहीं होगी तो फिर अब वो उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे फिर से पेड़ लगाने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए। तो ग्रेजुअली क्या होगा, फर्टाइल लैंड जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है वो डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है कि इससे ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज पानी को जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना मिट्टी की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इज द ग्राउंड इज रिड्यूस। अब जो पानी की जो मूवमेंट होती थी मिट्टी की सरफेस के ऊपर, ग्राउंड में जो पानी जाता था ना, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सो दे आर फ्लड, फिर फ्लड आ जाएगा। जब जो पानी की मूवमेंट होती थी, जैसे बारिश आती थी, जो उसका पानी जब पेड़ नीचे ऑब्जर्व कर लेता था, उसकी रूट्स उसकी और जो मिट्टी थी जो ऑब्जर्व कर लेती थी, अब पेड़ कम हो जाएंगे तो उसको कौन ऑब्जर्व करेगा, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है ना सॉइल सरफेस पे भी, वो भी कम हो जाएगा। जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो वो ऊपर ऊपर रहेगा, और ऊपर पानी रहने से क्या होगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा और फिर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिट्टी की, या उनका न्यूट्रिएंट होता है, या कोई टेक्सचर होता है, जो उनका जो टेक्सचर होता है मिट्टी का, जो कंटेंट जो उनके अंदर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से सब चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे जो है हम जंगली जीवन को जो है वो बचा सकते हैं, जंगल को और जंगली जीवन को। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन, अभी हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट्स हैं। पहेलियर भूजो वरी, अब पहेलियर भूजो जो बहुत वरीड हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जंगल को और वाइल्ड लाइफ को जो है वो सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बायोस्फीयर इज दैट द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। अब जो बायोस्फीयर अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, जैसे कि क्योंकि जो बायोस्फीयर होता है ना, उस बायोस्फीयर के ऊपर क्या है, आपको एयर भी मिल जाएगी, वहाँ पे वाटर भी है और वो लैंड भी है। तो ये तीनों चीज़ों से क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये हमारे अर्थ के ऊपर जो है एक बहुत ही बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम भी रहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, चाहे इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलो या बायोडाइवर्सिटी बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग वैरायटी के ना ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे रहते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, ये सब जो है रहते हैं, और आपस में क्या इनका एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे से सब उन सब का रिलेशन है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और ये रिलेशनशिप जो है वो एनवायरनमेंट के साथ भी है। प्रोफेसर अहमद ने ये ऑर्गेनाइज किया कि उनको कहाँ जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए बायोस्फीयर
रिजर्व फॉर पहेली एंड भूजो देयर क्लासमेट। पहेली और भूजो को भी लेके जाना चाहते हैं, उनके क्लासमेट्स को भी लेके जाना चाहते हैं। कहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ही सिलेक्टेड अ प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने ये जगह कौन सी सिलेक्ट करी? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उन्होंने वो सिलेक्ट किया जाने के लिए। वो जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल है जो वहाँ पर पाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं वो सिमिलरली हिमालय पीक्स पे भी पाए जाते हैं और जो लोअर वेस्टर्न घाट है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो प्रोफेसर एमन बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन दिस यूनिक। उनको ये विश्वास था कि यहाँ पे जो है ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अलग तरीके से जो है वो यहाँ पे है या देखने को मिलेगी या पाई जाती है वहाँ पे। कहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, इसी की बात हो रही है अब। ही रिक्वेस्ट द माधव जी, उन्होंने माधव जी को रिक्वेस्ट किया जो कि फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, जो कि वहाँ के गार्ड हैं, टू गाइड। उन्होंने कहा कि बच्चों को ना गाइड करो, अंदर ले जाकर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सारा एक्सप्लेन करो। उन्होंने सारा क्या एक्सप्लेन किया और जो ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरियाज सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। तो उन्होंने सारा जो अंदर जाके उनको उसके बारे में बताया। माधव जी ने साथ में माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन, माधव जी ने बच्चों को बताया दैट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एफर्ट्स, जो उनके एफर्ट्स हैं उसके साथ साथ जो सोसाइटी और गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही हैं उन सब के बारे में माधव जी ने उनको बताया। जो एजेंसीज हैं ऑल्सो टेक केयर द फॉरेस्ट एनिमल्स, जंगल्स को और एनिमल्स को जो बचाया जा रहा है। द गवर्नमेंट ले डाउन द रूल्स, गवर्नमेंट ने क्या करा? कुछ रूल्स बनाए, मेथड्स बनाई, पॉलिसी बनाई इनको बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर द प्रोटेक्टेड एरिया। अब जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्यों बनाए जाते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया, ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया जाता है? कंजर्वेशन किया जाता है, बचाया जाता है। पहेली ने ऊपर पूछा था कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए गए हैं? वो जानवरों और प्लांट्स की जो है कंजर्वेशन, उनको बचाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम ऊपर यहाँ देख लेते हैं द टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या? जो प्लांट्स रिलेटेड, फ्लावर्स रिलेटेड, और फोना जो एनिमल से रिलेटेड है। जो फ्लोरा और फ्लोना एंड देयर हैबिटेट, वो क्या है? उनके वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सारी जगह है, जिसको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, हैव बीन एनमार्क्ड। यहाँ पे अब कोई भी प्लांटेशन नहीं कर सकता, कोई भी इसकी लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी ग्रेसिंग यानी कि किसी भी जानवर को लाकर यहाँ पे चारा नहीं खिला सकता, यहाँ पे पेड़ नहीं काटे जा सकते, कोई भी यहाँ पे शिकार नहीं कर सकता, वो सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब कि मना है इन जगहों पे। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और वो उनकी रहने की जगह है। नेशनल पार्क एक ऐसा रिजर्व वाइल्ड लाइफ है वेयर दे कैन फ्रीली यूज, जहाँ पे वहाँ के जो जानवर है उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उस हैबिटेट को, और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे जो है प्रोटेक्ट किया जाता है लैंड को, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन रिसोर्सेज को जो है, और जो ट्रेडिशनल लाइफ है वहाँ की, उन सबको बचाया जाता है बायोस्फीयर में, क्योंकि बायोस्फीयर सबसे बड़ा एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने इसको तीनों को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पूरा इसमें डिटेल में अब पढ़ेंगे। चिल्ड्रन along with प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब जो प्रोफेसर अहमद है, जो माधव जी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर एंटर करते हैं। माधव जी उनको बताते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है? एक ऐसा एरिया है जो कि बनाया गया है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के जो जानवर हैं उनके लिए बनाया गया, ताकि वो वहाँ पे बचाए जा सकें। एज यू आर अवेयर that biodiversity is the variety of plant, animal and organism generally found in an area। तो यहाँ पे जो है बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। और बायोस्फीयर रिजर्व जो मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, अलग अलग तरह के जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स हैं, और वहाँ के कल्चर एरिया को मेंटेन करता है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व।
अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, और वहाँ के जो और भी अदर एरियाज है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट जो नेशनल पार्क है। अब जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या है, वन नेशनल पार्क नेम, उसका नाम क्या है, सतपुरा एंड द टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके आगे से क्या है, नेम्ड है बोरी एंड द पंचमरी। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है यहाँ पे पंचमरी सेंचुरी है, ये सारा जो है यहाँ पे बोरी है, बोरी सेंचुरी है, ये सारा इन्होंने क्या दिखा रखा है, जो पंचमरी बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ये पूरा का पूरा मैप जो है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि उस वहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है वो सारा इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हम आगे देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जब वो बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत हरियाली है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी, वो बड़े खुश हुए बड़े बड़े टीक के ट्री देख के कि अंदर एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर। सडनली जो पहेली है ना, उसको एक रैबिट उसने वहाँ पे उसको मिला और वो चाहती थी कि उसको पकड़ ले, उसके पीछे वो भागी, लेकिन उसके जो प्रोफेसर थे उसने उनको मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो कितने कंफर्टेबल्स होते हैं और हैप्पी होते हैं एनिमल्स अपने हैबिटेट, अपने घर में। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि सब कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट्स, ऐसे कुछ ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टिपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फौना। जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड और फोना मतलब एनिमल से, तो वो उनका एक रिस्पेक्टिवली एरिया, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। उनको एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। सून द ग्रुप ऑफ क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट। अब धीरे धीरे वो अंदर जा रहे थे और भी फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे, तो चिल्ड्रन बड़े सरप्राइज हो रहे थे एक बहुत बड़ी गिलहरी स्क्विरल को देख के। वो इतनी बड़ी गिलहरी थी कि उसकी जो टेल थी बहुत बड़ी थी और फ्लफी थी, तो दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, वो तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे। माधव जी ने बताया कि ये एक जाइंट स्क्विरल है जो कि इसी जगह पे पाई जाती है, एंडेमिक टू दिस एरिया। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज, वो ऐसे स्पीशीज होते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल होते हैं विच आर फाउंड इन एक्सक्लूसिव अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाए जाते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो नेचुरली हर जगह पे नहीं पाए जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट जो है वो एक एंडेमिक जोन में ही, जो किसी एक कंट्री में किसी एक स्टेट पे ही पाया जाएगा। माधव जी ने यहाँ पे एक साल शो द साल एंड वाइल्ड मैंगो ट्री जो है उन्होंने उनको वहाँ पे दिखाया एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी। ये दो एग्जाम्पल थे जो फ्लोरा के अंदर फ्लोरा थे, एंडेमिक फ्लोरा थे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। उसके बाद बिसन एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल जो थी एंड फ्लाइंग स्क्विरल, वहाँ पे मतलब उड़ने वाली गिलहरी भी थी जो कि एंडेमिक फोना में उस एरिया में पाई जाती थी या देखने को मिली उनको। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि जो डिस्ट्रक्शन, अगर इनको डिस्ट्रक्शन ऑफ द देयर हैबिटेट, अगर इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, डिस्ट्रक्शन ना किया जाए इनके हैबिटेट में, तो जो इनकी पॉपुलेशन है और जो नए नए स्पीशीज़ हैं वो क्या है, वो बढ़ते जाएंगे, है ना। नेचुरल हैबिटेट एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे एंड एंडेंजर्स देयर एक्सिस्टेंसी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि स्पीशीज़ कैसे जो है, स्पीशीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग। जब वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है कि द मेंबर ऑफ द स्पीशीज़ कैन रीप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो रीप्रोड्यूस करते हैं, अब जो उनके हैं जो आगे से क्या पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, उन्हीं की तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं, कब, जब वो इंटरब्रीडिंग करते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, वो अपनी जनसंख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, पहेली ने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जर्नल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड, कि वहाँ पर जो है ना जानवरों को मारना या पकड़ना स्ट्रिक्टली जो है वो मना है, उस पर पनिशमेंट मिलेगी, लॉ है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो देता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन द सूटेबल लिविंग कंडीशन, वाइल्ड लाइफ को एक सूटेबल लिविंग कंडीशन देता है
He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicine plant and firewood. अब जो वहाँ के आसपास के लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा तो जो परमिशन नहीं मिली हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं, उनको इतना अलाउ किया गया है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी जैसे कि ग्रासिंग, जो वहाँ के जो लाइफ स्टॉक जो पत्ते पुत्ते गिर जाते हैं उनको खाने की ग्रेसिंग की परमिशन दे दी है। कुछ मेडिसिन प्लांट होते हैं जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर फायरवुड एक्सेट्रा, ये वो थोड़ा सा यूज़ करने की इनको परमिशन मिली हुई है। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिव। अब जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, वो कई बार उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जंगलों को। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है उनको याद आता है कि उन्होंने जू में भी जो है वो गए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने देखा था कि कैसे जो है एनिमल वगैरह जो है वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। ऑन द रोड साइड उन्होंने फिर एक और बोर्ड देखा जिस पे लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब इसमें क्या है, बच्चे बड़े एगर थे अंदर जाने के लिए। माधव जी ने बताया कि दीज रिजर्व आर लार्ज डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे किस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, पूरा होल सेट जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, लार्ज डाइवर्स इनफ। दीज प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फिना। अब क्या वहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फिना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, ये सबको वो प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, संभाल के रखा हुआ है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है पहला रिजर्व है फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक, जो सबसे अच्छी टीक जो है वो यहाँ पर ही पाई जाती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। अब हमारे इंडिया के अंदर 1000 से ज़्यादा नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड। रॉक शेल्टर यहाँ पाई जाती है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। दीज आर एविडेंस। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ जो है जंगल में कैसी थी वो यहाँ पे उनके एविडेंस मिले हैं। दीज गिव अस एन आइडिया टू लाइफ प्रिमिटिव पीपल्स। रॉक पेंटिंग यहाँ पे मिली है। 55 रॉक शेल्टर्स मिले हैं जिसके अंदर क्या हैव बीन आइडेंटिफाइड द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके साथ कुछ ऐसे फिगर्स एनिमल्स एंड मैन के फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते, डांसिंग करते हुए, प्लेइंग म्यूजिक करते, इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे मिली हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। अभी भी कई जातियाँ जो है यहाँ पे वो रहती हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड। अब उन्होंने क्या देखा, एक और बोर्ड देखा जिस पे लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब कैसे जो है टाइगर्स को जो बचाया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट चलाया था, माधव जी ने बताया प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था सरकार की तरफ से, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, टाइगर्स को बचाने के लिए इन द कंट्री। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स वर इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, ताकि इनको जो बचाया जा सके और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक ऐसा स्पीशीज है जो धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जा रहा है हमारे जंगलों से। लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनिक इज़ द सेंस दैट सिग्निफिकेशन इंक्रीज। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इनकी बढ़ रही है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या है, जो एनिमल जैसे कि लायन, एलिफेंट, wild animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. अब ये चीज़ एक बार की क्या है कि जो जैसे कि लायन, एलिफेंट, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, अच्छा यहाँ पर है कि एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज आर बारासिंगा वर ऑल्सो फाइंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी जो है सतपुड़ा के नेशनल पार्क में पाए गए। Animal whose number of diminutions are level that might be face extinctions are known the endangered animal. धीरे धीरे इन जानवरों की जो संख्या कम होती जा रही है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में जो आ जाते हैं, जिनके ऊपर खतरा है। भूजो इज द रिमाइंडेड द डायनासोर। अब भूजो को डायनासोर याद आ जाता है, विच बिकेम द एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं एक लंबे समय से। सर्वाइव ऑफ सम एनिमल हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस की जाती है तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स दैट, प्रोफेसर अहमद ने बताया डैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल, स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो कुछ बनाए गए नेशनल पार्क में कि कोई भी यहाँ पे ग्रेसिंग और हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल या कोई फायरवुड या फिर मेडिसिन प्लांट के लिए कुछ भी यहाँ से वो नहीं ले सकते, नॉट अलाउड है।
तो माधव जी ने बताया पहली को दैट द स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा डेंजर में इससे ज़्यादा कि बिगर एनिमल्स, क्योंकि जो जैसे कि स्नेक्स को मार देना, फ्रॉग्स, लिजर्ड को मार देना, बैट्स एंड आउल्स को जो है रूटलेसली विदाउट रिलीजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम, यहाँ से सब कुछ ख़त्म कर देना इकोसिस्टम में से। बाय किलिंग दैम, अगर छोटे छोटे जानवरों को अगर मार देंगे तो छोटे छोटे जानवर क्या है, वो क्या है, बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ, हमारे लिए नुकसानदायक है अगर वो मर जाएंगे तो। क्योंकि ये क्या है, जो छोटे छोटे जो छोटे साइज़ के जो ये जो इंसेक्ट्स वगैरह या एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम इनको इग्नोर नहीं कर सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन का एक पार्ट होते हैं, है ना, एंड फूड वेब, क्योंकि अगर बड़े जानवर तो छोटे जानवर को खाते हैं तो उनका खाना होता है, तो सारा इकोसिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। तो जो इकोसिस्टम के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, ये सब जो है इकोसिस्टम में ही आते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। बच्चों को वो रेड डाटा बुक के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो रेड डाटा बुक है इज़ द सोर्स बुक, एक ऐसा सोर्स है किताब के अंदर विच कीप, जो कि रिकॉर्ड रखता है जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और जो प्लांट हैं जिनके ऊपर खतरा है, जिनको या ख़त्म हो जाते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रेड डाटा बुक है वो क्या करता है, मेंटेन करता है इंटरनेशनली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। इंडिया ऑल्सो मेंटेन, अब इंडिया भी जो है रेड डाटा बुक प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो है इंडिया में वो पाई जाती हैं। माइग्रेशन क्या है? अब ये सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, और अंदर जंगल में जाते हैं और जाके वो एक तावा के पास जो है पानी, उसके पास, रिवर के पास जाके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि उनको कुछ बर्ड्स दिखाई देती हैं। तो माता जी बताते हैं ये जो बर्ड्स हैं ना, माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फॉर अदर, अभी किसी और जगह वर्ल्ड के दूसरे हिस्से से यहाँ पर आई हैं। जो माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। माइग्रेटेड बर्ड जो हैं वो बड़ी दूर उड़ जाती हैं पूरे एरिया में ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स, है ना, वो क्या करती हैं, वो उड़ती हैं, अंडे देती हैं एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकॉज वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड टू नॉन आर द माइग्रेटेड बर्ड। जो लंबा लंबा रास्ता तय करके आती हैं वो क्या है, माइग्रेटेड बर्ड्स उनको कहा जाता है। रिसाइकलिंग पेपर, प्रोफेसर अहमद ड्रॉन अटेंशन, अब वो इस बारे में बताना चाह रहे हैं बच्चों को कि अनदर कॉज ऑफ, एक और वजह है डिफॉरेस्टेशन की। ही टेल्स देम डैट, वो बताते हैं कि 17 ट्रीज जो हैं वो बड़े अच्छे ग्रोन जो ट्री होते हैं वो काटे जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल, उन्होंने ये भी बताया कि ये एक पेपर को 5 to 7 टाइम जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव द लीस्ट 1 शीट, अगर हर एक बच्चा हर दिन में 1 शीट बचाए तो बहुत सारे ट्री बचाए जा सकते हैं। वी शुड सेव री यूज़, उनको दोबारा यूज़ करना, पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री, इससे हम सिर्फ ट्री नहीं बचाएंगे, एनर्जी और वाटर को भी सेव करेंगे जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। इसके साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स लगते हैं उनको भी हम सेव करेंगे। इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना। प्रोफेसर अहमद ने सजेस्टेड दैट द आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का आंसर है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। अब जितने भी जो प्लांटिंग न्यूट्रीज, इसका मतलब है कि फिर से सारे जो हैं रीस्टॉक करना, जो कि फॉरेस्ट में प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और नए पेड़ लगाना। द प्लांटेड ट्री शुड जर्नली बी ऑन द सेम स्पीशीज। अब जो प्लांट ट्री कौन से लगाएंगे, जो पहले से उस जंगल में जो ट्री लगे थे सेम वही स्पीशीज होनी चाहिए विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज, मतलब बहुत से जो ट्रीज लगाने चाहिए जो कि वहाँ से कट चुके हैं। या फिर इसके साथ जो रीफॉरेस्टेशन है कैन टेक प्लेस नेचुरली, वो नेचुरली भी जो है ना वहाँ पे ट्रीज जो है, अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो नेचुरली भी वहाँ पे जो है फिर से पेड़ जो है उग जाते हैं। इफ़ वी आर डिफॉरेस्ट एरिया, अगर हम एरिया को डिफॉरेस्ट छोड़ देते हैं, अगर उसको छेड़ते नहीं अनडिस्टर्ब,
तो इट एस्टेब्लिश इटसेल्फ, वो फिर से हो जाएंगे इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। क्या होगा वो? नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। देयर इज अ नो रोल, उसके अंदर ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होगा। वी हैव ऑलरेडी कोज टू ट्रेमेंडस डैमेज ऑफ फॉरेस्ट, हम पहले से ही जो है जंगलों का बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू रिटेन, हमें जो है रिटेन करना चाहिए जो हमारी ग्रीन हेल्थ है फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, इज़ द ओनली ऑप्शन, सिर्फ यही एक ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड डैम, उन्होंने बोला दैट इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट एक्ट, अब जो इंडिया में एक फॉरेस्ट एक्ट भी जो है वो चलाया गया है इनको कंजर्व करने के लिए। दिस एक्ट इज एम, इनका ये एम है कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को बचाया जा सके, और जो एंड द मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन नियर द फॉरेस्ट, और जो जंगल के पास जो लोग रहते हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी नेचुरल फॉरेस्ट के जो है कंजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट को बचाया जा सके। साथ में जो बेसिक नीड जो है पीपल के जो आसपास रहते हैं उनके लिए भी उन्होंने एक एक्ट चलाया है। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी ने पूछा चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर द सनसेट, कि जंगल में जो है सनसेट के बाद रुकना जो है वो सही नहीं है। तो ये माधव जी ने उनको बताया। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद और जो बच्चे थे उन्होंने माधव जी को थैंक किया कि उन्होंने इतना अच्छा जो उनको गाइड किया और सारा जो है उनको बताया और साथ में हमें भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।